तो HIV एड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भी आप लोग अपने नोट्स में ही कंटिन्यू बना लेना, क्योंकि कई बार इसके बारे में क्वेश्चन आता है। HIV या एड्स क्या है? एड्स का फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज़ ए टर्म दैट वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1981 फॉर ए क्लस्टर ऑफ डिजीज। कौन सा क्लस्टर ऑफ डिजीज था? जिसके अंदर लॉस ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी होती थी। ठीक है, तो ये क्लियर नहीं था कि एड्स एक पर्टिकुलर डिजीज है, बट ये मानते थे कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इम्यूनिटी, सेलुलर जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, और उस डिसऑर्डर के क्लस्टर्स को हम एड्स कहते थे। ठीक है, अच्छा, उनमें एज सच वैसे कोई कारण नहीं होता था कि वो इम्यूनिटी कम क्यों हुई, है ना। एड्स इज कंसिडर्ड टू बी लेट क्लिनिकल स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन विद ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो एड्स क्या था? एक प्रकार का सिंड्रोम है या क्लिनिकल कंडीशन है जो HIV इन्फेक्शन के बाद होती है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि HIV इन्फेक्शन होते ही एड्स होना ज़रूरी नहीं है। एड्स तब माना जाएगा जब उसको वो क्लिनिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे जो लो इम्यूनिटी पे आते हैं। ठीक है, एड्स होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, एड्स तभी मानेंगे जब उसको सारे के सारे वो क्लिनिकल लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हम एड्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत लंबा मानते हैं। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी सालों तक कई बार वो सिम्टम्स नहीं आते। इन 1993 a revised surveillance definition of AIDS included additional diseases indicator, और वो जो एडिशनल इंडिकेटर क्या था डिजीज़ का, वो ये था कि जो CD4 सेल्स हैं उनका काउंट कम हो जाए। ठीक है ना, तो पहले तो सिर्फ क्लिनिकल स्टेज पे मानते थे कि लक्षण आ गए तब वो एड्स माना जाएगा, बट बाद में रिसर्च के द्वारा पता लगा कि यदि हम CD4 सेल चेक करवाएं और उनका काउंट 200 mm क्यूबिक जो मीटर ब्लड में कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कह देंगे? एड्स कह देंगे। ठीक है ना, और CD4 T lymphocyte percentage of total lymphocyte under 14% regardless of clinical status। अगर मान लो क्लिनिकल स्टेटस में चेंज ज़्यादा नहीं आया है बट CD4 सेल कम हो गई हैं 200 से, तो भी उसको हम एड्स की कैटेगरी में ले देंगे। ठीक है ना, तो अब एड्स की कैटेगरी के लिए हमें दो चीज़ें देखनी है, या तो क्लिनिकल स्टेज आ जाए और या डेफिनेट अगर हमें उसका वो लेना है कि HIV है ही है, वो एड्स है ही है, तो हमें CD4 सेल करवाने पड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि कई बार कैसा होता है कि लक्षण नहीं आते हैं बट फिर भी CD4 सेल कम हो जाती है तो भी वो एड्स कहलाएगा। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं HIV इन्फेक्शन है ना, तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट है। व्हेन द वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इट वाज कॉल्ड लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। ठीक है, LAV, क्योंकि वो जो एडिनोइड्स थे हमारे उनको इन्फ्लेम कर देता था, है ना, तो लिम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस उसका नाम दिया गया था बाय फ्रेंच साइंटिस्ट, एंड रिसर्चर्स इन USA कॉल्ड इट ह्यूमन T सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस 3 HTLV3। ठीक है, तो पहले LAV उसके बाद HTLV3 इसके नाम से इसको जानते थे। इन May 1986 द इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनोमी गेव द न्यू नेम HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और फाइनली इसका नाम 1986 में HIV वायरस था, तो तब से इसका नाम HIV वायरस ही है। तो इसका मतलब इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? HIV वायरस। अब HIV वायरस जो है उसके दो सीरोलॉजिकल टाइप हैं। ठीक है ना, कौन कौन से? HIV1 and HIV2। The virus has been found in greatest concentration in the blood, semen, CSF and lower concentration have been detected in tears, saliva,
ब्रेस्ट मिल्क, यूरिन, सर्वाइकल एंड वेजाइनल सीक्रेशंस। ठीक है, तो ये जो HIV वायरस ये कहाँ रहता है, ये ज़्यादातर मोस्टली ऑल बॉडी फ्लूइड्स में रहता है पेशेंट के। ठीक है, बट कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उनके संपर्क में आने से इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे, और कुछ जगह कम है। ठीक है ना, जैसे ज़्यादा नंबर में कहाँ रहेगा, ब्लड में, सीमन में, CSF में, और कम अमाउंट में रहेगा टीयर्स में, सलाइवा में, यानी उनसे भी हो सकता है बट कम चांस है। ठीक है ना, ब्रेस्ट मिल्क, यूरिन, सर्वाइकल एंड वेजाइनल सीक्रेशंस। HIV हैज ऑल्सो बीन आइसोलेटेड इन द ब्रेन टिश्यू, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो सेल्स एंड स्किन ऑफ द पेशेंट, यानी हर जगह वो वायरस अवेलेबल है। बट कब इन्फेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वायरसेस पर, कि वायरस लोड कितना है। ठीक है ना, पर ml उस फ्लूइड के अंदर कितने वायरस हैं, उससे इन्फेक्शन कितनी जल्दी फैलेगा वो डिपेंड करेगा। ठीक है, हाउ इट स्प्रेड्स, ये फैलता कैसे है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखें तो सबसे पहले आता है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन थ्रू अनप्रोटेक्टेड हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन सीमन में बहुत ज़्यादा है, तो चाहे होमोसेक्सुअल ट्रांसमिशन हो या हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसमिशन हो, दोनों केसेज में HIV इन्फेक्शन का खतरा रहता है। कॉन्टैक्ट ऑफ एब्रेडेड स्किन, ये जो हमारी स्किन है और जो म्यूकस है वो एक प्रकार का प्रोटेक्शन का काम करती है, परंतु यदि वहाँ से वो प्रोटेक्शन हट जाए, एब्रेडेड मतलब वो कट हो जाए कहीं, है ना, तो वो कट से भी ये इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से अंदर स्प्रेड होगा, और अगर कट लग जाए और वहाँ टच में आ जाए ब्लड, CSF और सीमन, तो वहाँ से भी वो एंटर कर सकता है। ठीक है ना, इसीलिए मेजर कारण तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो गया। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी जो स्किन प्रिक इंजरी है, नीडल प्रिक इंजरी है, वो भी एक मेजर कारण इसका माना जा सकता है ना, क्योंकि डायरेक्ट स्किन या म्यूकोसा से भी एंटर कर सकता है, बट वो कट लगे तब, है ना। इसके अलावा द यूज ऑफ HIV कंटामिनेटेड नीडल्स एंड सिरिंजेज इंक्लूडिंग शेयरिंग ऑफ इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स। इसके अलावा तीसरा मेजर कारण है जो ये ड्रग यूजर्स हैं, उनके लिए ड्रग यूजर्स जो नीडल और सिरिंज शेयर करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में HIV इन्फेक्शन का स्प्रेड देखा जाता है। इसके अलावा ट्रांसफ्यूज़न ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, यदि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ है और उसको सही से चेक नहीं किया गया तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। बट ये जो चांस हैं चौथे नंबर वाला, वो आजकल काफ़ी कम हो गया है। ठीक है ना, क्यों कम हो गया है, क्योंकि आजकल ये कंपलसरी कर दिया है कि जो भी ब्लड लिया या दिया जाएगा वो ऑथोराइज ब्लड बैंक्स में दिया जाएगा, और वहाँ उनकी इन HIV की टेस्टिंग कंपलसरी है। तो जो भी ब्लड वहाँ से लिया जाएगा उसमें HIV नहीं के बराबर होगा। ठीक है ना, बट फिर भी कई बार ये हो जाता है, क्योंकि विंडो पीरियड में है, कई बार पता भी नहीं लगता। ठीक है ना, तो भी शिफ्ट हो सकता है, तो ये इस कॉजेज में हम डालते हैं। इसके अलावा HIV कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। ठीक है ना, MTCT मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन पॉसिबल है। फ्रॉम 15 to 35% ऑफ इन्फेंट बोर्न टू HIV पॉजिटिव मदर आर इन्फेक्टेड थ्रू द प्लेसेंटल प्रोसेस एट द बर्थ। ठीक है ना, डिलीवरी के टाइम सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि वो वायरस उसको चला जाएगा बच्चे को। तो ऑन एन एवरेज रिसर्च से ये पता लगा कि लगभग 30, 33, 35 के आसपास चांस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर HIV पेरेंट्स हैं तो काउंसलिंग के द्वारा उनको बताया जाना चाहिए कि काफ़ी चांस रहेंगे, और अगर होगा तो प्रॉब्लम रहेगी बच्चे को लाइफ लॉन्ग। तो इस और कोई ऑप्शन दे के काउंसलिंग से अगर वो समझ जाते हैं तो एडॉप्शन बेस्ट मेथड है इसमें, है ना। बट फिर भी चाहिए कि नहीं खुद का ही चाहिए, तो फिर वो रिस्क बता के काउंसल कर सकते हैं, है ना। काफ़ी ऐसे होते हैं पेरेंट्स जो बच्चा चाहते हैं खुद का ही, तो रिस्क रहती है कि हो भी सकता है पॉजिटिव, नहीं भी हो सकता। इसके अलावा HIV इन्फेक्टेड मदर कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन टू देयर इन्फेंट थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। अभी हमने पढ़ा था ना कि मिल्क में भी है ना, तो चांस होते हैं होने के। दिस कैन अकाउंट फॉर अप टू हाफ ऑफ द मदर टू चाइल्ड HIV ट्रांसमिशन। जो भी मदर से बच्चे में 50% चांस इसमें भी रहेगा कि वो हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल इशू है
जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग HIV पॉजिटिव को करवानी है या नहीं करवानी, तो वो भी काउंसलिंग करवाई जाती है उसके लिए, है ना। अब आता है इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड का आप लोगों को पता ही है कि इसका वेरिएबल है, डिपेंड करता है जो पर्सन है उसकी इम्यूनिटी का लेवल क्या है, ठीक है ना। और इम्यूनिटी के साथ साथ उसका न्यूट्रिशन और एनवायरमेंटल फैक्टर, कई चीज़ें उसके ऊपर प्रभाव डालेंगी कि लक्षण कब आएंगे, ठीक है। ये वेरिएबल है। ऑल्दो द टाइम फ्रॉम द इन्फेक्शन टू द डेवलपमेंट ऑफ डिटेक्टेबल एंटीबॉडीज़, जिसको हम विंडो पीरियड कहते हैं, इट इज़ जनरली 1 to 3 मंथ। उसमें आप पता लग सकता है द टाइम फ्रॉम HIV इन्फेक्शन टू डायग्नोसिस ऑफ एड्स हैज़ बीन ऑब्जर्व इन द रेंज ऑफ 1 year to 15 years और लॉन्गर, ठीक है। जिसमें हम सिम्टम्स की बात करते हैं। वैसे तो पता तो लग जाता है 3 महीने में, बट सिम्टम्स अपीयर होने में डिपेंड 10 साल 15 साल तक भी लग सकते हैं, ठीक है। तो वो जो पर्सन होगा वो पीपल लिविंग विद HIV होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि वो एड्स का मरीज हो, ठीक है। ये डिफरेंस। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्या लक्षण होंगे, जब लक्षण आएंगे तो क्या होंगे। द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ HIV इन्फेक्शन हैज़ बीन क्लासिफाइड इन 4 फेजेस। 4 फेज होंगी। पहला होगा इनिशियल इन्फेक्शन विद वायरस, ठीक है, जिसमें वायरस से इन्फेक्शन हो गया, वो पता लग गया, बट उसमें कोई लक्षण नहीं है। सेकेंड एसिम्टमेटिक कैरियर स्टेट होगी, जिसमें सिम्टम नहीं है बट वो कैरियर बना हुआ है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। थर्ड में आएगा एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ARC इसको बोलते हैं। और चौथे नंबर पे लास्ट फेज में एड्स उसको हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल फेज में क्या है, इनिशियल फेज, हेलो क्लास में सेकेंड ईयर, हाँ ले आओ। तो पहला हमारा पॉइंट इसमें क्या है, इनिशियल इन्फेक्शन विद वायरस। इसमें क्या होगा, इन दिस फेज मोस्ट HIV इन्फेक्टेड पीपल हैव नो सिम्टम, कोई भी सिम्टम नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा फर्स्ट 5 year और सो। दे लुक हेल्दी एंड फील वेल, ऑल्दो राइट फ्रॉम द स्टार्ट दे कैन ट्रांसमिट द वायरस टू द अदर्स, ठीक है ना, ट्रांसमिट कर सकते हैं। Some HIV infected people may have mild symptom initially such as fever, sore throat और rashes। ये हो सकते हैं जिसका कोई कारण ना हो, अदरवाइज कोई कारण ना हो, ठीक है ना। सारी जांच करवा ली, कुछ पता नहीं लग रहा, बट लगातार उसको रैशेज रह रहे हैं, फीवर रह रही है, ये इस स्टेज में हो सकता है, ठीक है ना। कई बार ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, ऐसा कंडीशन इसमें रहती है। सेकेंड स्टेज आएगी एसिम्टोमेटिक कैरियर स्टेज। In this stage, HIV infected people stay asymptomatic, but they spread infection. They have antibodies. अब उनके अंदर HIV जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी हैं, but no overt sign of the disease except persistent generalized lymphadenopathy, ठीक है ना। उसमें वैसे कोई इन्फेक्शन नहीं होता, बट lymphadenopathy होती है। लिम्फ नोड्स उसके स्वेल रहेंगे, जहाँ भी लिम्फ्स होंगे वो स्वेल रहेंगे। पेन देना बेटा। देखिए ना, इसके अलावा और कोई साइन सिम्टम इनके अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, इस कंडीशन में आ जाएगा रोगी। अ पर्सन विद आर हैज इलनेस कॉज्ड बाय डैमेज टू द इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम को डैमेज हो गया है तो कुछ लक्षण आने शुरू हो जाते हैं जो डायरेक्ट एड्स से वैसे रिलेटेड नहीं है, बट इम्यूनिटी कम होने के कारण वो आ जाते हैं। इसमें क्या हो सकता है, अनएक्सप्लेन्ड डायरिया लास्टिंग लॉन्गर देन 1 month। ऐसा डायरिया जिसको किसी भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि वो क्यों हुआ, क्योंकि दवाई देने से ठीक नहीं हो रहा है और 1 महीने से लंबा चल रहा है, तो ये एक लक्षण होगा कि उसको आर्क हो गया है, ठीक है ना। इसके अलावा फटीग, मैलेज, थोड़ा सा चलते ही थक जाएगा, ऐसे आलस में सी रहेगा, नींद आ रही होगी, है ना ठीक है ना नींद अपने को नहीं शो करनी है, ठीक है।
और क्या होगा, लॉस ऑफ वेट, ठीक है, कितना, जो नॉर्मल उसका बॉडी वेट है उसका 10% तक वेट लॉस हो जाए, वो भी अनएक्सप्लेन्ड हो, कोई एक्सप्लेनेशन उसकी नहीं होगी क्यों हो गया। फीवर, नाइट स्वेट्स एंड अदर माइल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जैसे ओरल थ्रश, मुंह के अंदर ओरल थ्रश हो गया, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी जो ज़्यादा हो गई, और एनलार्ज स्प्लीन, ठीक है ना। तो ये लक्षण आ जाएंगे आर्क के अंदर। उसके बाद फाइनल स्टेज आ जाएगी एड्स की। इसमें क्या है, एड्स इज द एंड स्टेज HIV इन्फेक्शन, ठीक है ना। जब एड्स हो गया तो इसका मतलब अब बचना थोड़ा उसका मुश्किल है, तो एंड स्टेज इन्फेक्शन होगा। द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉमनली अकर एट दिस स्टेज, यानी बहुत सारे उसको इन्फेक्शन हो जाते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जो भी एनवायरनमेंट में वायरस या बैक्टीरिया है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। ट्यूबरक्लोसिस, कापोसिस, सार्कोमा आर यूजुअली सीन रिलेटिवली वेरी अर्ली, इनिशियली ये इन्फेक्शन हो जाता है। सीरियस फंगल इन्फेक्शन सच एज कैंडिडा, ईसोफेजाइटिस, क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस, पेनिसिलोसिस एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन सच एज न्यूमोसिस्टिस कार्नाई, न्यूमोनिया, टोक्सोप्लाज्मा, गोनाडाई एंड एनसेफेलाइटिस। इतने सारा मल्टीपल इन्फेक्शन उस कैंडिडेट को हो जाता है, ठीक है ना। तो ये खतरनाक कंडीशन अब आ जाती है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, अब ऐसा केस कोई सा भी मिले किसी भी स्टेज का हो तो इनिशियल हिस्ट्री, ठीक है ना। हिस्ट्री टेकिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्टेक्ट्स का पता लगाना ज़रूरी है ना, क्योंकि वो अकेला तो होगा नहीं, जो इन्फेक्शन हवा से तो आया नहीं, जितने कॉन्टैक्ट होंगे उनका भी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है, इसके लिए पहले हिस्ट्री लेते हैं, प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री एंड सेक्सुअल हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ इन द HIV जो उसकी स्टेट है, उसके HIV के अगेंस्ट कितने एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं, ठीक है ना, तो वो हम टेस्ट करवाएंगे, तो उससे कन्फर्म हो जाएगा कि इसको HIV इन्फेक्शन है, जिसमें एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट मेथड है, वो हाईली स्पेसिफिक टेस्ट हैं HIV एंटीबॉडीज़ के लिए, ठीक है। ये टेस्ट हम करवा लेंगे। इसके अलावा सेवरल लेबोरेटरी रिमार्कर्स आर अवेलेबल टू प्रोवाइड प्रोग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन एंड गाइड थेरेपी डिसीजंस, की इसका ट्रीटमेंट किस हिसाब से अब चलने वाला है, उसके लिए कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जिसमें मेन मार्कर होता है CD4 सेल्स, है ना, कि CD4 सेल्स कितनी है, लिम्फोसाइट्स कितनी है ना। लिम्फोसाइट्स होती हैं जो हमारा वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ना, जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती हैं, वो मेनली CD4 सेल्स होती हैं। हाँ, तो लिम्फोसाइट, ये जो वायरस है ये इन लिम्फोसाइट पे अटैक करता है, हमारे डिफेंस सिस्टम पे अटैक करता है और उनको मारता रहता है। तो जब तक वो 200 से ऊपर या रहती है, 400 से ऊपर रहती है, तब तक काम शरीर का चलता रहता है, वो एड्स वाली कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है। बट अगर नई बनने की प्रक्रिया मरने से ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो फिर CD4 सेल और कम हो जाएंगी और वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम कंटिन्यू CD4 सेल्स काउंट करते रहते हैं और उसके हिसाब से ही मेडिसिन कौन सी देनी है, कितना नंबर देना है, ठीक है ना, वो चलता रहता है। सर जो HIV हो गया तो एड्स में प्रिवेंट करने के लिए हम मतलब वायरस खत्म कर सकते हैं? वायरस को, यानी कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो वायरस को मारती रहती है, बट इतना तेज़ी से नहीं मारती कि वो ख़त्म नहीं कर सकती उसको, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये मान के चलो कि वो मेडिसिन और जो CD4 सेल है वो दोनों मिलके अब उससे लड़ाई कर रही हैं। तो जब दवाई भी साथ में काम कर रही है तो CD4 सेल का नंबर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। बट वो वायरस कभी भी शरीर से ख़त्म नहीं होता है, आज तक जो हमारे पास मेडिसिन है उनसे, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, बट अभी तक ये है कि उनको ख़त्म नहीं किया जाता। जब भी मेडिसिन कम करेंगे वो फिर बढ़ जाएंगे और फिर CD4 सेल कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक बैलेंस बनाना पड़ता है, लाइफ टाइम तक वो दवाई चलेगी, लाइफ टाइम दवाई चलेगी और उससे बहुत लंबी लाइफ भी वो बिता सकता है, ठीक है ना। कुछ शर्तें उसके साथ जुड़ी होती हैं, समय पर दवाई ले और ज़्यादा वायरस लोड ना हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो अब फ्री हो गया कि अब जितने मर्जी सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, HIV के साथ करे, नहीं, हर बार अगर ये इंटरकोर्स होगा पॉजिटिव के साथ तो और वायरस आएंगे, ठीक है, तो वायरस लोड बढ़ेगा, ठीक है ना, तो उससे भी प्रिवेंट होना होता है, ठीक है ना। तो वो उसको हम हेल्थ एजुकेशन दे के बता सकते हैं, ठीक है ना। पीपल विद हेल्दी इम्यून सिस्टम यूजुअली हैव मोर देन 950
CD4 सेल पर माइक्रोलीटर, ठीक है ना। 950 से ज़्यादा होती हैं एक नॉर्मल ब्लड में सब लोगों में। द नंबर फॉल ओवर द कोर्स ऑफ HIV इन्फेक्शन, और धीरे धीरे ये नंबर कम होता रहता है HIV इन्फेक्शन के बाद, ठीक है ना, अगर मेडिसिन ना ले तो। पीपल विद एड्स यूजुअली हैव CD4 सेल काउंट बिलो 200 पर माइक्रोलीटर, ठीक है ना। इससे कम होंगी तब वो केस हमारा हो जाएगा HIV का। ट्रीटमेंट क्या होगा? अगेन एट प्रेजेंट देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर HIV, पूरा ट्रीटमेंट नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलना होता है। अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV विल रिमेन HIV पॉजिटिव फॉर रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ, ठीक है ना, हमेशा के लिए पॉजिटिव रहेगा। बट एंटीवायरल कीमोथेरेपी है जो वायरस के अगेंस्ट काम करती है, उसको कमज़ोर कर रही है, मार रही है, बट वही अगेन है कि इतना तेज़ी से नहीं मार पाती कि पूरा ख़त्म उसको कर दे, है ना। दे हैव प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन कंट्रोलिंग द वायरल लोड, वायरल लोड को कम करने में वो सक्षम हुई है, ठीक है। तो वायरल लोड क्या है? वायरल लोड का मतलब क्या है? पीछे वाली लाइन से पूछो। वायरल लोड वायरल लोड बहुत ज़्यादा है ना, सुनने ही नहीं दे रहा। तो क्या होगा? व्हाट इज द वायरल लोड? HIV के अंदर हम वायरल लोड वर्ड यूज करते हैं ज़्यादातर। नंबर ऑफ वायरस, ठीक है ना, पर ml ब्लड के अंदर कितना है या पर ml फ्लूइड के अंदर कितना है, वो वायरल लोड है। तो उस वायरल लोड को कम करने में ये हेल्प करती हैं, बट कभी भी ख़त्म उसको नहीं कर सकती, है ना। तो कई बार यदि हम जैसे पॉजिटिव जो वालों को अगर हम काउंसलिंग करते हैं ना अच्छी तरह, तो उसकी वो जो एक हेजिटेशन है या जो डिलीमा है वो ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि HIV जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही हुआ हो, ठीक है ना। डिलीमा ज़्यादातर ये होता है कि अगर HIV हो गया तो ये गलत व्यक्ति होगा, ठीक है। किसी भी हेल्थ वर्कर को बहुत होता है, निडल चुभ गई है ना, तो अब वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो डिप्रेशन में से आने के लिए बचाने के लिए उनको कह सकते हैं कि देखो एक नेचुरल प्रोसेस हो गया कोई बात नहीं, बट हमारे पास ऐसी मेडिसिन है जो पूरी लाइफ आपके उस CD4 सेल को मेंटेन रखेंगी, और कोई इन्फेक्शन HIV का जो असर है वो डायरेक्ट बॉडी पे कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। कोई ना आपको बुखार आने आती है उससे, ना कोई आपको छींक आती है। होता क्या है? सिर्फ वो CD4 सेल्स को मारती है। अगर CD4 सेल आपकी सफिशिएंट रहेंगी तो और कोई लक्षण आपको आएंगे ही नहीं। ऐसे करके हम उसको सलाह दे सकते हैं कि चलो हो गया कोई बात नहीं, ये मेडिसिन लेंगे तो आप पूरी लाइफ नॉर्मल जी सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको CD4 सेल का नंबर मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ये जो एंटीवायरल कीमोथेरेपी हैं ये सफल हुई हैं किसमें? कंट्रोलिंग द वायरल लोड एंड प्रोलॉन्गिंग द लाइफ ऑफ सीवियरली इल पेशेंट्स। जो सीवियर इल पेशेंट थे उनकी भी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने में सफल हुए हैं। और इस थेरेपी को हम क्या कहते हैं? ART, एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी, ठीक है ना। अच्छा, अब मेन जो इस पे ध्यान दिया जाता है, जोर दिया जाता है, वो प्रिवेंशन पे ही देते हैं, है ना, हर लेवल पे, कि ये बीमारी हो ना, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेथड आम जनता के लिए हमें बताने हैं कि प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन इज बेस्ट पॉलिसी फॉर प्रिवेंटिंग द HIV एंड AIDS, बिकॉज अवेयर पीपल आर ऑलवेज सेफ। अगर अवेयर हैं तो वो सेफ, ठीक है ना। और ये सब जगह लागू होता है। जब आप गायनी मिडवाइफरी में काम करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट ब्लड के साथ डील है। आपको भी सेफ रखना है और आसपास के लोगों को भी सेफ रखना है, ठीक है ना। तो इसीलिए ANC के अंदर जो भी टेस्ट करवाते हैं उसमें ये मेन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कम से कम पता लग जाए कि वो पॉजिटिव तो नहीं है। तो प्रोसीजर सारे करेंगे बट विद एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, है ना। तो इसलिए ये टेस्टिंग ज़रूरी है। People should be educated that to make the life-saving choices such as avoiding indiscriminate sex, using condoms. There is, however, no guarantee that use of condom will give full protection, but chances are reduced. ठीक है ना, बता देंगे, समझा देंगे कि कॉन्डम का यूज़ करेंगे तो एटलीस्ट RTI और STI से बचेंगे, बट 100% ये नहीं कह सकते अगर कॉन्डोम यूज़ करें तो हमेशा बचेगा, क्योंकि अदर कारण भी तो हैं, ठीक है ना, और चांस भी तो हैं, ठीक है ना, वहाँ से भी आ सकता है। बट मेजर जो ये
स्प्रेड का कारण है वो इनडिस्क्रिमिनेट सेक्स है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए कॉन्डम बेस्ट सिस्टम, ठीक है ना। इसके अलावा पीपल शुड ऑल्सो अवॉइड यूज ऑफ शेयर्ड रेजर्स एंड टूथ ब्रशेस, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ है, टूथ ब्रश शेयर कर लिया, रेजर शेयर कर लिया, कई बार सोचते हैं कि हमारी तो फैमिली है वो यूज़ कर रही है, तो नहीं, वो फैमिली मेम्बर कहाँ से ले आएगा नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। और ज़्यादातर अपने इंडियंस में ये सिस्टम होता है कि नॉर्मली हम कोई भी टेस्ट करवाते नहीं हैं जब तक लक्षण ना आए, बट लक्षण तो बहुत लेट आएंगे, है ना। इसलिए किसी भी टाइप की शेयरिंग इन चीज़ों की नहीं होनी चाहिए, रेजर की और टूथब्रश, क्योंकि जो गम्स हैं वो इजीली ब्लीड हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सब सेपरेट रहने हैं, तो हम बताएंगे। इंट्रावीनस ड्रग यूजर शुड ऑल्सो बी इन्फॉर्म्ड दैट शेयरिंग ऑफ नीडल एंड सिरिंजेज इन्वॉल्व स्पेशल रिस्क, एक्स्ट्रा रिस्क है उसमें यदि आप ये यूज़ करते हैं शेयर्ड वाले, है ना। तो अपना अलग रखो, और उससे ड्रग तो लेंगे ही, बट कम से कम सिरिंज अपना रखो, ठीक है ना, वो हम समझा सकते हैं। एजुकेशनल मटेरियल एंड गाइडलाइन फॉर प्रिवेंशन शुड बी मेड वाइडली अवेलेबल, ठीक है ना। हर जगह ये एजुकेशन स्प्रेड करें तो हम HIV इन्फेक्शन को से लोगों को बचा सकते हैं। अब आता है कि वुमन सफरिंग फ्रॉम HIV हु आर एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन शुड अटेंड स्पेशल काउंसलिंग सेशंस टू मेक प्रॉपर इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिफोर बिकमिंग प्रेग्नेंट। अगर मान लो कोई वेमेन या महिला प्रेग्नेंट HIV पॉजिटिव है, तो उसको पहले प्रेगनेंसी से पहले काउंसलिंग लेना ज़रूरी है कि क्या वो प्रेगनेंसी उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। क्यों नहीं वो और कोई तरीका यूज़ कर सकती है अपनी फैमिली को बनाने के लिए, जिसमें बेस्ट मेथड माना जाता है चाइल्ड एडॉप्शन, ठीक है ना। बच्चे को एडॉप्ट कर ले, ठीक है, लाइफ उसकी चलती रहेगी, कम से कम एक और HIV पॉजिटिव बनाने से तो अच्छा है ना। तो काउंसलिंग उसको कराते हैं, क्योंकि जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है वो काफ़ी हाई है। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, माँ से बच्चे को, है ना, तो वो चांस है। इसके अलावा पीपल इन हाई रिस्क ग्रुप शुड बी अर्ज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड, बॉडी ऑर्गन्स, स्पर्म और अदर टिश्यू। जो ये पॉजिटिव हो गए हैं उनको ये भी बताना होता है, कई बार नहीं पता होता कि आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, कोई भी ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते, आपको इन चीज़ों से बचना है, ठीक है ना। ऑल ब्लड शुड बी स्क्रीन्ड। अब जो ब्लड बैंक है उनके लिए ये है कि अब ये तो खैर सरकार ने कंपलसरी कर दिया है, तो जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए ब्लड आता है, जो भी चाहे कैंप्स में आए या कहीं भी आए, उसको स्क्रीन किया जाएगा HIV के लिए। स्ट्रिक्ट स्टरलाइजेशन प्रैक्टिस शुड बी एंश्योर्ड इन द हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। तो जितने हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनमें स्टेराइल प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई भी ब्लेड, सर्जिकल नाइफ, कुछ भी यूज़ हो, हर एक पेशेंट का अलग हो, किसी भी टाइप की शेयरिंग ना हो, और बिल्कुल एसेप्टिक टेक्निक यूज़ हो सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर, है ना। कई बार स्टाफ की गलती के कारण भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्रॉपर स्टरलाइजेशन के लिए नहीं भेजा, ठीक है, प्रॉपर स्टरलाइज हुई बिना दूसरे का कोई एपियोटोमी कर दी या कुछ और प्रोसीजर कर दिया, तो पेशेंट तो हमारे हाथ में है, उसको बेचारे को कुछ नहीं पता, बट हमारा तो एक मोरलिटी है कि हमें उसको सिर्फ HIV ही नहीं और भी बहुत सारे टाइप के इन्फेक्शन है, तो प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करना एक नैतिक जिम्मेदारी है हम लोगों की, है ना। सिर्फ HIV ही नहीं, अगर छोटे से छोटा इन्फेक्शन भी क्यों हो फालतू, है ना, ये कंपलसरी है। एसेप्टिक टेक्निक और प्रॉपर स्टरलाइजेशन फॉर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। प्री स्टरलाइज्ड डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड नीडल्स शुड बी यूज्ड एज फार एज पॉसिबल। और ये तो आजकल कंपलसरी गवर्नमेंट ने भी कर दिया है कि नीडल और सिरिंजेस सारे के सारे डिस्पोजल होंगे। तो पुराने टाइम में स्टरलाइजेशन होता था, अब नहीं इनका होता, ये डिस्पोजल यूज़ करेंगे। इसके अलावा ऑल बायोमेडिकल वेस्ट इन द हॉस्पिटल, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, प्रॉपर सेग्रीगेशन हो एज पर BMW गाइडलाइन। तो ये भी हमें HIV को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। एवरी निडल प्रिक इंजरी इन द हॉस्पिटल, ये हेल्थ स्टाफ के लिए आप लोगों को बड़ा सावधानी बरतनी है इसमें कि वो नहीं होने देनी, ठीक है ना। और अगर होती है तो उसको प्रॉपरली हैंडल किया जाना है, प्रोफाइलेक्सिस लेनी है मेडिसिन की, क्योंकि अब जब प्रिक हुआ तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि प्रिक हुआ है तो क्या हुआ, नंबर वायरस लोड तो बहुत ही कम है, और वो हो सकता है वायरस लोड आपका उन जो मेडिसिन देंगे उससे ख़त्म ही हो जाए, ठीक है ना। आपका पहले से कोई HIV तो पॉजिटिव है नहीं, एक बार नीडल प्रिक हुआ, अगर वो पॉजिटिव का भी है तो भी कई घबराहट से
मर जाते हैं, या तो एड्स हो गया। एड्स नहीं होगा, HIV होगा, और वो भी वायरस लोड कम है, तो हो सकता है वो मेडिसिन उसको ख़त्म कर दे, ठीक है ना। तो इसलिए हम कुछ समय तक उसको ART देते हैं, ठीक है ना, प्रोफाइलेक्सिस उसको हम बोलेंगे, वो दे सकते हैं। इसके अलावा ऑल प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी टेस्टेड फॉर HIV पॉजिटिव, सबको टेस्ट करना है ड्यूरिंग एंटीनेटल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्टिंग ऑफ HIV पॉजिटिव केसेस टू द हेल्थ अथॉरिटी, जैसे आप लोगों ने मैंने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया था कि कम्युनिकेबल डिजीज़ रोकने के लिए एक नोटिफिकेशन सिस्टम होता है, तो वैसे ही ये जो HIV है ये नोटिफाइबल डिजीज़ है। किसी भी हेल्थ वर्कर को अगर पता लगे कि कोई पॉजिटिव केस आया है तो उसको हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना, नोटिफाई इस डिजीज़ को करना है ताकि कंट्रोल मेजर्स अपनाए जा सकें। कॉन्करेंट एंड टर्मिनल डिसइंफेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट्स कंटामिनेटेड विद ब्लड और बॉडी फ्लूइड, जो भी कोई अगर HIV पॉजिटिव का ट्रीटमेंट हुआ है या डिलीवरी हुई है तो उस यूनिट की अच्छी तरह स्टरलाइजेशन, कॉन्करेंट भी और टर्मिनल भी प्रॉपर स्टरलाइजेशन हो, सारे इंस्ट्रूमेंट का, बेड का, सब चीज़ें क्लीन हो ताकि इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक सकें, ठीक है ना। तो ये सारा हमारा प्रिवेंटिव मेथड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट HIV। इसके अलावा जो और इन्फेक्शन है हमारे RTI STI, उनको भी हम एक एक करके स्टडी करें, ठीक है। तो इस